हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और पेनिनसुलर रिवर सिस्टम्स के बारे में। तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है तिब्बत में ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक, और जो इंडस और सतलुज का जो ओरिजिन सोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा पास है ब्रह्मपुत्र रिवर के। ये थोड़ी सी लंबी है इंडस रिवर से, और इसका जो कोर्स है वो मोस्टली इंडिया के बाहर ही लाई करता है, और ये फ्लो करती है ईस्टवर्ड पैरेलल टू हिमालयाज़। और जब ये नामचा भरवा में पहुंचती है तो एक यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है थ्रू अ जॉर्ज, और वहाँ पर इसको दिहांग बोलते हैं। फिर ये दिबांग और लोहित से ज्वाइन करती है और बाकी अदर ट्रिब्यूटरी से भी ज्वाइन करती है टू फॉर्म ब्रह्मपुत्र इन आसाम। ब्रह्मपुत्र को हम सांगपो कहते हैं तिब्बत में, और जमुना कहते हैं बांग्लादेश में। तिब्बत में जो ये वाटर काफ़ी कम कैरी करती है, मगर और लेस जो है सिल्ट भी अपने साथ लेके आती है, क्योंकि यार ये तिब्बत वाला जो रीजन है वो कोल्ड और ड्राई एरिया है। मगर जब ये इंडिया से पास करती है तो काफ़ी ज़्यादा हाई रेनफॉल रीजन है वो अरुणाचल प्रदेश असम वाला। तो यहाँ पर इसमें काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम हो जाता है रिवर में वाटर का, और ये काफ़ी ज़्यादा सिल्ट भी फिर लेके चलती है अपने साथ। और ब्रह्मपुत्र जो है वो ब्रेडेड चैनल्स भी बनाती है अपनी पूरी लेंथ में आसाम वाले जो एरिया में, और इसकी वजह से ब्रेडेड चैनल की वजह से जो है यहाँ पर रिवराइन आइलैंड्स बनते हैं। और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है मजूरी आइलैंड, वो भी इसी रिवर पे सिचुएटेड है। और एवरी ईयर ड्यूरिंग रेनी सीजन जो है रिवर की जो बैंक है वो ओवरफ्लो हो जाते हैं, और इसकी वजह से वाइड स्प्रेड डिवास्टेशन भी होता है, फ्लड्स आते हैं। और ये जो है दूसरी जो इंडियन रिवर्स हैं उसके बजाय जो ब्रह्मपुत्र है वो ह्यूज डिपॉजिट्स जो सैंड और सिल्ट का काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट करती है अपने बैंक पे, जिसकी वजह से जो है बैंक को काफ़ी ज़्यादा ऊपर उठ जाता है। और ब्रह्मपुत्र इसीलिए जो अपना चैनल है, मतलब अपना जो पोजीशन है ना, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज करती रहती है, क्योंकि सिल्ट का डिपॉजिट काफ़ी ज़्यादा करती है अपने किनारों पे है। अब हम देखते हैं पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में। जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का वो है वेस्टर्न घाट्स, जो रन करता है नॉर्थ से साउथ में वेस्टर्न कोस्ट के। और मोस्ट ऑफ मेजर रिवर्स जो हैं पेनिनसुला की वो है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। वो ईस्टवर्ड फ्लो करती हैं और ड्रेन करती हैं बे ऑफ बंगाल में, और रिवर्स जो है वो डेल्टा बनाती हैं अपने माउथ पर जा कर के। और बाकी न्यूमरस काफ़ी ज़्यादा बहुत सारी स्मॉल जो वाटर बॉडीज़ हैं, रिवर्स हैं, वो भी फ्लो करती हैं वेस्टर्न घाट्स में। नर्मदा, तापी सिर्फ दो बड़ी ऐसी नदियां हैं जो फ्लो करती हैं वेस्टर्न साइड में और एस्चुरीज़ बनाती हैं। नर्मदा और तापी डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरीज़ बनाती हैं। इसका रीज़न ये है कि वो इतनी काफ़ी ज़्यादा हार्ड टेरिन से फ़्लो करती हैं। उनकी टेरिन इतनी ज़्यादा हार्ड है कि उसका वो इरोजन कर ही नहीं पाती हैं, तो उनके पास सैंड सिल्ट वगैरह कुछ नहीं बचता है, और वो डेल्टा इसीलिए डिपोजिशन के लिए कुछ नहीं होता। डेल्टा कब बनता है? जब जो सिल्ट वगैरह है वो डिपॉजिट होती है जा करके डेल्टा में। मगर ये सब तो होता नहीं है इनके पास, नर्मदा तापी के पास, क्योंकि हार्ड टेरिन से फ़्लो करती है, इसलिए ये एस्चुरीज़ बनाती है। नर्मदा बेसिन के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। नर्मदा बेसिन राइज करती है अमरकंटक हिल्स में मध्य प्रदेश में, और फ्लो करती है वेस्टवर्ड, और रिफ्ट वैली बनाती है फॉल्टिंग करके। रिफ्ट वैली कौन कौन सी रिवर्स बनाती है बहुत इंपॉर्टेंट है, नर्मदा और तापी रिफ्ट वैलीज बनाती हैं। और काफ़ी ज़्यादा पिक्चर्स की लोकेशन होती है, काफ़ी सुंदर लगता है। मार्बल रॉक्स यहाँ पे पाई जाती हैं। जबलपुर के पास जो है नर्मदा फ्लो करती है डीप जॉर्जेस से, और धुआंधार फॉल्स बनाती है। धुआंधार फॉल्स पड़ता है यहाँ पर। और रिवर प्लंजेस ओवर स्टीप रॉक्स आर सम ऑफ द नोटेबल वंस, मतलब हाँ कि धुआंधार फॉल्स बनाती है और पिक्चर्स की जॉर्ज बनाती है नर्मदा रिवर जबलपुर के पास। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा की वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट है और मेन रिवर में जॉइन कर जाती हैं राइट एंगल पे। जो नर्मदा बेसिन कवर करती है मध्य प्रदेश और गुजरात वाले रीजन को। तापी रिवर, तापी जो है वो राइज करती है सतपुरा रेंजेस से, बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश, और ये फ्लो करती है रिफ्ट वैली में नर्मदा की ही तरह, मगर नर्मदा से इसकी जो लेंथ है वो काफ़ी छोटी है। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। और कोस्टल प्लेन्स बिटवीन वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी काफ़ी ज़्यादा नैरो है। हेंस जो ये कोस्टल रिवर्स हैं इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होती हैं। और मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं जो वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियार। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर, क्योंकि ज़्यादातर रिवर्स ईस्ट फ्लोइंग है। ज़्यादातर रिवर्स जो है वो बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती हैं।
अरेबियन सी में काफ़ी कम रिवर्स ड्रेन करती हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स कौन कौन सी हैं। तो हमारी साबरमती, माही, भारतपुजा, पेरियर, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है और ड्रेन करती हैं अरेबियन सी में जा कर के। और नर्मदा और तापी भी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। अब गोदावरी बेसिन जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, जो गोदावरी है हमारी। और रिवर जो राइज करती है वो वेस्टर्न घाट से राइज करती है, नासिक डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में से। और इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है और ड्रेन करती है ये बे ऑफ बंगाल में। इसकी ड्रेनेज बेसिन जो है लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है पेनिनसुलर रिवर्स में। और इसकी जो बेसिन एरिया है वो कवर कौन कौन सी स्टेट्स को करता है? जो महाराष्ट्र में है 50% लाई करती है, ये मध्य प्रदेश में भी जाती है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश में भी जाती है। गोदावरी ज्वाइन की जाती है नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, जिनका नाम है, जो इम्पोर्टेंट वंस हैं उनके नाम है पूर्णा, वर्धा, प्रणहिता, मंजीरा, वैनगंगा और पेनगंगा। और लास्ट थ्री जो ट्रिब्यूटरीज काफ़ी बड़ी हैं, मांजरा, वेनगंगा, पेनगंगा। और इसकी लेंथ की वजह से काफ़ी लंबी है ये, इसलिए इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं। किसको? गोदावरी बेसिन को। अब महानदी बेसिन के बारे में पढ़ते हैं। ये राइज करती है छत्तीसगढ़ में और फ्लो करती है उड़ीसा में और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है। इसकी लेंथ 860 किलोमीटर है और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो पड़ता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में। अब जो कृष्णा बेसिन है उसके बारे में देखते हैं। जो कृष्णा रिवर है वो एक राइज करती है एक स्प्रिंग के पास महाबलेश्वर में। कृष्णा फ्लो करती है अबाउट 1400 किलोमीटर और रीच कर जाती है बे ऑफ बंगाल में। तुंगाभद्रा, कोयना, घटप्रभा, मूसी, भीमा, ये इसकी इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं। और इसका जो ड्रेनेज बेसिन है वो शेयर किया जाता है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के द्वारा। और अब हम देखते हैं कावेरी बेसिन। कावेरी जो राइज करती है वो ब्रह्मगिरी रेंज में राइज करती है, ब्रह्मगिरी वेस्टर्न घाट्स में, और बे ऑफ बंगाल में जाके ड्रेन करती है इन साउथ ऑफ कुड्डलोर, तमिलनाडु में। और इसकी जो टोटल लेंथ है वो 760 किलोमीटर है। और मेन ट्रिब्यूटरीज है अमरावती, भवानी, हेमवती, कबिनी। और ये ड्रेन करती है पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। मैं जल्दी ये वीडियो बनाऊंगी एक कि जो ये रिवर्स है इनकी लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी होती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ट्रिब्यूटरीज भी पूछी जाती है किस रिवर की कौन सी ट्रिब्यूटरी, और लेफ़्ट बैंक और राइट बैंक भी पूछी जाती है। तो वो वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊँगी। अब डू यू नो में देखते हैं कि जो कावेरी रिवर है वो बनाती है सेकंड बिगेस्ट वाटरफॉल इंडिया का, जिसको हम बोलते हैं शिव समुद्रम, जिसमें से हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट की जाती है इस फॉल से, जो सप्लाई की जाती है मैसूर, बेंगलोर और कोलार गोल्डफील्ड्स को। बिगेस्ट वाटरफॉल रॉक फॉल्स। नेम दीज मेजर रिवर्स। अच्छा, बिसाइड दीज मेजर रिवर्स जो है वो कुछ स्मॉलर रिवर्स भी हैं जो फ्लो करती हैं ईस्टवर्ड, जैसे कि दामोदर, ब्राह्मणी, बैतरणी, सुवर्णरेखा, ये सारे। और जैसे लूनी है वो राजस्थान की इम्पॉर्टेंट रिवर है। फिर डू यू नो में आता है कि 70% जो है वर्ल्ड का सरफेस वो वाटर से कवर है, बट जो 97% है वो सॉल्ट वाटर ही है इसमें से। और 3% ही ऐसा वाटर है जो अवेलेबल है एज फ्रेश वाटर, और 3/4 इसका भी आइस में ट्रैप्ड है। अब लेक्स को देखते हैं। तो हमारे देश में काफ़ी सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर लेक्स मिलते हैं। कश्मीर में जो है वो वर्ल्ड फेमस डल लेक मिलता है और यहाँ पे बोट हाउसेस भी होते हैं, और जो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। और काफ़ी सारे टूरिस्ट स्पॉट्स जो होते हैं वो लेक्स के पास सिचुएटेड होते हैं। बोटिंग, स्विमिंग और दूसरे वाटर गेम्स भी लेक्स में खेले जाते हैं। और जैसे श्रीनगर हो गया, नैनीताल हो गया, ये टूरिस्ट प्लेस मेनली बने ही लेक्स की वजह से हैं। और फिर आगे हमें बताया जाता है इसमें कि वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट लेक्स हैं कैस्पियन सी, डेड सी और एरल सीज। अब इसमें आगे है कि इंडिया में काफ़ी सारे जो है लेक्स प्रेजेंट हैं, वो डिफ़र करते हैं साइज़ में, और कुछ नेचुरल भी हैं, कुछ मैन मेड भी हैं, और कुछ मोस्ट ऑफ द लेक्स जो है वो परमानेंट है और कंटेन करते हैं वाटर पूरे ऑलमोस्ट पूरे टाइम। अगर उनकी जो डेंसिटी हो जाती है वो बढ़ जाती है वाटर की जब बारिश का सीज़न आता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रेनी सीज़न में होते हैं। और
लाइक द लेक्स इन द बेसिन ऑफ इनलैंड ड्रेनेज ऑफ सेमी एरिड एरियाज। जो सेमी एरिड एरियाज होते हैं उसमें जो लेक्स हैं वो सूख जाते हैं जब रिवर का सीज़न नहीं होता है, मतलब ड्राई सीज़न में, और बारिश के सीज़न में वापस आ जाते हैं वो, मतलब पानी भर जाता है उसमें। और मिएंडरिंग रिवर्स जो हैं वो काफ़ी सारे लेक्स बनाती हैं, जैसे हमने ऑक्सबो लेक्स के बारे में पढ़ा था। और स्प्लिट्स एंड बार्स जो हैं वो लगून्स फॉर्म करते हैं कोस्टल एरियाज़ में। चिल्का लेक, पुलिकट लेक, कोलेरू, ये सारे के सारे जो इनलैंड ड्रेनेज के एग्जाम्पल्स हैं। इनलेट ड्रेनेज नहीं, सॉरी, कोस्टल रीजन में जो लेक्स होते हैं उनके एग्जांपल्स हैं चिलिका लेक, पुलिकट लेक और कोलेरू लेक। और जो लेक्स पड़ते हैं इनलैंड ड्रेनेज वाले एरिया में, इनलैंड ड्रेनेज का मतलब होता है जो रिवर्स फॉर्म करती हैं लैंड के पास, मतलब उनका ओशन से, सी से कोई कनेक्शन नहीं होता है। इनलैंड ड्रेनेज में जो लेक्स पड़ते हैं उसका एक एग्जांपल है सांबर लेक, जो कि है राजस्थान में, और वो एक सॉल्ट वाटर लेक है और इसमें से सॉल्ट प्रोड्यूस किया जाता है। जो मोस्टली फ्रेश वाटर लेक्स हैं वो हिमालयन रीजन में पड़ते हैं और हैं ग्लेशियर ओरिजिन के, और उसमें मतलब ग्लेशियर मोरेन्स वगैरह भी मिलती है, जो जैसे कश्मीर वाला जो रीजन है। वुलर लेक है जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर में है, और डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक लेक, बारापानी लेक, ये सारे के सारे फ्रेश वाटर लेक्स हैं जो हमारे देश में पाए जाते हैं। और नेचुरल लेक्स के अलावा जो है वो डैम्स भी बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से भी लेक्स जनरेट होते हैं। और इन लेक से और रिवर से जो है हाइडल पावर भी हमारी जनरेट होती है, जैसे कि गुरु गोविंद सागर जो है, बाकरा नंगल प्रोजेक्ट है, जिससे हम हाइड्रो पावर जनरेट करते हैं। अभी लोकटक लेक दिखाया गया है जो मणिपुर में है। अब इसमें जो लेक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं ह्यूमन बींग्स के लिए, और वो रेगुलर फ्लो ऑफ रिवर से उसको रीजनरेट किया जाता है। हैवी रेनफॉल आती है तो वो फ्लडिंग से प्रिवेंट करते हैं, अपने अंदर वाटर को जमा लेते हैं। ड्राई सीजन में लोगों को पानी मिल जाता है उनकी वजह से पीने के लिए और बाकी दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए, और मेंटेन करते हैं फ्लो ऑफ वाटर को एनवायरनमेंट में। और हाइडल पावर भी डेवलप की जा सकती है। क्लाइमेट जो है सराउंडिंग का उसको मॉडरेट रखते हैं। जहाँ पर लेक होते हैं वहाँ पे जो मतलब आसपास वाला एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है, और टूरिज़्म को भी प्रमोट करते हैं, ब्यूटी को एनहेंस करते हैं इसलिए, और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ होती हैं। अब रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है रिवर्स का इकोनॉमी में, क्योंकि फ्रेश वाटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स है ये। और काफ़ी सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे कि फ़िशिंग होती है बड़ी रिवर्स में, टूरिज़्म एक्टिविटीज़ होती हैं, टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं जहाँ जो इंपॉर्टेंट रिवर्स होती हैं वहाँ पर। इरिगेशन, नेविगेशन, हाइड्रो पावर जनरेशन इसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन को ये सपोर्ट करती हैं। अब रिवर का पॉल्यूशन है काफ़ी ज़्यादा बड़ा इशू बन गया है, जैसे कि डोमेस्टिक वेस्ट इनमें बहा दिया जाता है, म्यूनिसिपल, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल वेस्ट, जिसकी वजह से वाटर की क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। अनट्रीटेड वेस्ट इसमें डाला जाता है। फिर क्या है, एक नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान हम लाया गया था, जो जिसको हम गंगा एक्शन प्लान कहते हैं, जो 1985 में गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ था, और जिसको क्लोज डिक्लेयर कर दिया था 31 मार्च 2000 को। और स्टीयरिंग कमेटी जो है नेशनल रिवर वाटर कंजर्वेशन अथॉरिटी, फिर दोबारा से रिव्यू किया गंगा एक्शन प्लान को, और फिर इसमें करेक्शन किए गए फ़ेज़ 1 से। फिर उसके बाद फिर गंगा एक्शन प्लान फ़ेज़ 2 जो है वो उसको मर्ज कर दिया गया NRCP से, नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान से। और ये कवर करता है 152 टाउन्स को लोकेटेड अलॉन्गसाइड 27 इंटर स्टेट रिवर्स इन 16 स्टेट्स। काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लान है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान, और ये काफ़ी सारी रिवर्स को अपने अंडर लेता है और उसमें पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि जो सीवियर ट्रीटमेंट है और वाटर का डाइवर्जन है, इंडस्ट्रियल वाटर का ट्रीटमेंट करके ये आप डाल सकते हैं, ये सारी चीज़ें ये प्लान देखता है। और जो ये वाटर का पोल्यूशन है ये मरीन ऑर्गेनिजम्स जो है उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। पॉल्यूट हो गया है वाटर तो पिया भी नहीं जा सकता उसको, और फिर टूरिज़्म भी इफ़ेक्ट होता है, गंदी जगह पे नहीं टूरिस्ट आते हैं, और जो है इरिगेशन पर्पस के लिए भी नहीं यूज़ किया जा सकता है, और सॉइल पोल्यूशन भी ये क्रिएट करता है। तो जो पोल्यूशन है वो तो हार्मफुल है ही हर वे में, और इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो है वाटर लेवल ख़राब हो वाटर में पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच।